प्रकृति। एकात्मक प्रोफेसर त्रिपाठी व अन्य, संघात्मक डी बसु, अर्धसंघात्मक केसी वीयर। अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान के विपरीत भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में स्पष्टता एवं सर्वमान्यता का अभाव है। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है और अमेरिका का संविधान संघात्मक है, लेकिन भारतीय संविधान के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। उदाहरण, प्रोफेसर त्रिपाठी यह एकात्मक है, डी बसु यह संघात्मक है। केसी वीयर ने पहली बार भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया। अमेरिका विश्व का प्रथम संघात्मक राष्ट्र है जिसने 1787 में इस तरह की राज्य व्यवस्था अपनाई थी। बावजूद इसके आज तक एकात्मक और संघात्मक के विषय में वैश्विक आधार पर कोई भी एक सामान्य परिभाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। आधार यह है कि विश्व के कोई भी दो संविधान एक दूसरे के समान प्रतिरूप या जुड़वा नहीं हो सकते, क्योंकि वे अलग अलग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रचनाओं में जुड़े होते हैं। अतः जो कहते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है, उनके तथ्य द्वैत राज्य व्यवस्था, सरकार के दो ध्रुव संघ और राज्य, ये एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं पूरक हैं। संघ और राज्यों में शक्ति और प्राधिकार का स्पष्ट विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं जो संघ और राज्य सरकारों के कार्य विषय स्पष्ट रूप से निर्धारण करते हैं। उदाहरण, संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची 62 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के समतुल्य हैं और संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधायिका भी सहभागी है। एकमात्र संघ द्वारा एक तरफा संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 में इसकी स्पष्ट और निर्धारित पद्धति है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इसलिए वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया है कि जनादेश भी संविधान से ऊपर नहीं है। संघात्मक राज्य व्यवस्था के सभी लक्षण होने के बावजूद इसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्तियां हैं जो इसे अधिक एकात्मक बना देती हैं। उदाहरण, एकल नागरिकता राज्य सरकार नहीं दे सकती, यह एक मात्र संघ विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन का अंतिम निर्धारण एकमात्र संघ द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची का विषय संघ में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत होकर संसद में पारित हो जाए। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के सभी विषयों पर संघ को ही विधायन का अधिकार है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि 2 अथवा अधिक राज्य
संघ से आग्रह करे तो इन राज्यों के लिए वह कोई भी कानून बना सकती है जब तक स्वयं संसद ही इसे न समाप्त करे, जैसे कि ULCRA अर्बन लैंड सेलिंग रेगुलेशन एक्ट, नगर भूमि हकबंदी विनयन अधिनियम। इसे पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए संघ ने 1975 में पारित किया, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 253 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते के क्रियान्वयन के लिए संघ द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, चाहे राज्य उसका विरोध ही क्यों न कर रहा हो। उदाहरण, पश्चिम बोंगा के विरोध के बाद भी 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को स्थानांतरित। अनुच्छेद 312 में एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है जो राज्यों में कार्य करेगी, जिस पर अंतिम अधिकार व नियंत्रण संघ का होगा। यदि इस आशय का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत हो और संसद द्वारा तदोपरांत पारित किया जाए, उदाहरण जैसे कि 1968 भारतीय वन सेवा, अनुच्छेद 352 से 360 समस्त आपातकालीन प्रावधान एकमात्र संघ में ही निहित है। अनुच्छेद 368 में अंततः संघ की इच्छा शक्ति ही संविधान संशोधन का निर्धारण करेगी। इतना ही नहीं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में सशस्त्र सैनिक एवं अर्धसैनिक की तैनाती, राष्ट्रीय हित में भूमि का अर्जन तथा अवशिष्ट शक्तियों के विधायन का अधिकार संघ में ही निहित है। अतः यह कहना है कि भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, न्यायाच्युत नहीं है। यह स्व उत्पन्न संघ है जो अमेरिका की तरह पूर्णतः संघ नहीं है। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि भाग 1 के अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अतः भारत के समस्त राज्य अविभाज्यकारी संघ की अविभाज्यकारी इकाइयां हैं। राष्ट्र राज्य का निर्माण, क्षेत्र, विष यानी लोग, शासक, दंड, अमात्य, दुर्ग, कोष, बाद में 2 और जुड़ा, सेना और सहयोगी। अतः इन सब के मिलने पर एक राष्ट्र राज्य बनता है। राज्य की सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया। किसी भी राष्ट्र निर्माण में क्षेत्र 3 प्रकार का हो सकता है। पहला मौलिक क्षेत्र, दूसरा अर्जित क्षेत्र, तीसरा विस्तृत क्षेत्र। जैसे कि भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत, इंडिया। ब्रिटिश भारत। दूसरा देसी रियासतें 552। तीसरा जनजातीय भारत। पहला ब्रिटिश भारत अब-स-द 4 भाग में विभाजित। सरदार पटेल ने इन सब को मिलाकर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बना दिया। 7th CAA 1956 प्रथम पुनर्गठन अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी भी देश में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला मौलिक क्षेत्र,
दूसरा अर्जित क्षेत्र, तीसरा विस्तृत क्षेत्र। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनका नाम संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित है। अर्जित क्षेत्र किसी भी देश का वह हिस्सा होता है जो युद्ध, संधि अथवा समझौता या भूतात्विक परिवर्तन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों को 1960 में भारत सरकार द्वारा युद्ध में परास्त करके अर्जित किया गया है। माहे, करिकाई, यमन तथा वर्तमान पुडुचेरी के निकटवर्ती क्षेत्र को फ्रांसीसी सरकार से समझौता के फलस्वरूप प्राप्त किया 1960 में। आज भी वे व्यक्ति जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश के नागरिक थे, फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव व अन्य चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। सिक्किम को गंगटोक के राजवंश चोग्यान से एक समझौते के फलस्वरूप प्राप्त किया। ये सभी अर्जित क्षेत्र के उदाहरण थे जो भारत के मौलिक क्षेत्र बन चुके हैं। इसी प्रकार अंटार्कटिक क्षेत्र भी भारत सरकार द्वारा अर्जित कर लिया गया था तथा वहाँ 3 भारतीय स्टेशन बना दिए गए जो निम्नवत हैं: दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988-89, भारती 2010। इसी प्रकार आर्कटिक क्षेत्र भी भारत सरकार द्वारा अर्जित किया गया और भारत का प्रथम स्टेशन वहां बनाया गया, जिसका नाम हिमाद्री 2008 है। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक का क्षेत्र केवल वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान, मानव कल्याण तथा विकास के लिए प्रयुक्त किए जाएं और कोई भी देश इनको अपना मौलिक क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते। 1962 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा एक अन्य समझौता पारित किया गया, जिसमें कि बाध्य आंतरिक क्षेत्र को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह व अंतरिक्ष को विश्व के किसी एक देश द्वारा अर्जित नहीं किए जा सकते। वहाँ अंतरिक्ष अभियान, शोध एवं अनुसंधान, प्रक्षेपण यान इत्यादि वैज्ञानिक विकास एवं मानव कल्याण के लिए भेजा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय देश का राजनीतिक एकीकरण एक बड़ी व्यापक समस्या थी, क्योंकि भारत कई राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बटा था। प्रधानतः ब्रिटिश भारत, देशी रियासतों का भारत तथा जनजातीय भारत को कैसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत किया जाए, इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता के ठीक बाद प्रयास शुरू हुआ, जिसका ऐतिहासिक कालक्रम निम्नवत दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वेद सर ऑफिशियल। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जो फाइल बनाया हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को कैसी लगी। जून 1948 LPC भाषाई प्रांत आयोग न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो सकता है, क्योंकि उस समय देश के भिन्न हिस्सों में भाषायिक आंदोलन चल रहे थे, जिसमें कि अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन किए जाने की मांग की गई। दिसंबर 1948 एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिया और सुझाव दिया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। अतः सरकार दुविधा में आ गई। इस समस्या से समाधान की ओर जाने हेतु कांग्रेस ने जेवीपी समिति का गठन किया, जिसमें दिग्गज नेता सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभ सीतारमैया। 1953 इसी बीच भारत में तेलुगु भाषिक क्षेत्र हिंसक हो उठा, जब एक कार्यकर्ता पोटू श्री रामलू की आमरण अनशन में मृत्यु हो गई। शुद्ध भावनाओं को शांत करने के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, जो स्वतंत्रता के बाद देश का प्रथम भाषाई प्रांत बना। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। नोट: ओडिशा देश का प्रथम भाषाई प्रांत है। 1936 आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भारत सरकार ने देश के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली तथा अन्य 2 सदस्य के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ने की। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपता राज्य के गठन का आधार हो सकता है। अतः भाषा राज्य का गठन करने का एक आधार है, एकमात्र आधार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा तथा आर्थिक संवहनीयता को अन्य कारकों पर वरीयता देनी चाहिए। ये स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र के हित में होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ये राज्य निर्माण के 4 दिशा निर्देश सिद्धांत बन गए तथा परिणामतः संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित कर दिया, जिसे भारत का राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हो गया। इसके प्रावधानों के अनुसार समस्त भूभाग को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया तथा उस समय के सभी अन्य वर्गीकरण समाप्त कर दिए गए। तब से आज तक पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उदाहरण के लिए 1960 महाराष्ट्र और गुजरात, बंबई प्रांत से 2 नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए गए। 1961 दादर और नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जो उस तिथि से अब तक इसी क्षेत्र में है। 1962 गोवा, दमन और दीव को अंततः और पूर्णतः भारत में मिला लिया गया और भारत का संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 पुडुचेरी तथा निकटवर्ती क्षेत्र फ्रांसीसी से अर्जित तथा संघ शासित क्षेत्र हुए।
14वां संविधान संशोधन 1963 नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1966 पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। 1971 हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बनाया गया। 1972 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 सिक्किम को संघ शासित क्षेत्र के रूप में अर्जित किया गया और 1975 में भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र को छोड़ते हुए क्रमशः भारत के 23वें, 24वें और 25वें राज्य घोषित किए गए। 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड क्रमशः भारत के 26वें, 27वें एवं 28वें राज्य बनाए गए। अनुच्छेद 3 राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया